हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे जो कि बीएड लेवल पर सीटेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कोलबर्ग की थ्योरी को पढ़ना, यानी कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको जानेंगे हम कि क्या है कोलबर्ग की थ्योरी, क्या कहते हैं ये अपनी कोलबर्ग की थ्योरी में, और ये टीचर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या समझना चाहिए इनकी थ्योरी से, या क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे। यह सिद्धांत यह समझाने की कोशिश करता है कि एक व्यक्ति कैसे यह तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत, यानी हम अपने जीवन में नैतिक फैसले कैसे लेते हैं। क्या सिर्फ सजा और इनाम के डर से, या समाज के नियमों से, या फिर अपने अंतरात्मा की आवाज से। ठीक है, तो यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्ग ने इसे 3 स्तरों यानी 3 लेवल और 6 स्टेजों में बांटा गया है। ठीक है, जो हम आज विस्तार से सीखेंगे, ब्रीफ में सीखेंगे, और बिल्कुल इजी भाषा में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि क्या है। कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया अपने ही बच्चों पर, और इन्होंने फिर थ्योरी निकाली कि कैसे बच्चा सीखता है, किस तरह से प्रतिक्रिया करता है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम टीचर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हम भी बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस तरह से क्या कर रहा है, फिर पीटीएम पे उनको बताते हैं। हालांकि प्राइवेट स्कूल्स में यही होता है कि पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देने हैं हमेशा, नेगेटिव कुछ बोलना नहीं है, लेकिन स्टिल हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ पेरेंट्स को इंडिकेशन देते हैं कि भाई आपका बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, या पॉजिटिव होकर, है ना, तो इंडिकेशन देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी क्या कहती है हमारे नैतिक विकास को लेकर, कैसे बच्चे का नैतिक विकास किया जाना चाहिए या होता है। तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यदि आप बीएड सीटेट किसी भी टॉपिक टीचिंग लेवल की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग के कोई पेपर की DSSS, तो लॉरेंस कोलबर्ग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और बाकी भी थ्योरी ऐसे ऐसे आती रहेंगी। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। यस, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले बात, कोलबर्ग जो है वो एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने नैतिक विकास को 3 स्तरों में डिवाइड किया है, यानी 3 लेवल पर डिवाइड किया है, और उनके मतलब प्रत्येक स्तर के, प्रत्येक लेवल के दो दो चरण निकाले, यानी दो दो स्टेजेस में विभाजित किया है, डिवाइड किया है उनको। ठीक है, यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति सही और गलत कैसे समझता है, कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, या ये चीज सही है या गलत है, ये कैसे समझता है इंसान। ठीक है, तो इन्होंने कैसे कैसे डिवाइड किया है ये आपको बताऊंगी। इन्होंने धीरे धीरे, मतलब अपने बच्चों पर ही इन्होंने, मैं आपको बताऊं इसकी पूरी स्टोरी, इन्होंने अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया था, और उससे ही ये थ्योरी जो है वो निकाली, और जिससे निर्णय लेना आसान हो जाता है कि बच्चे को या व्यक्ति को कि क्या सही है, कैसे समझता है बच्चा। तो देखते हैं। फर्स्ट स्तर यानी फर्स्ट लेवल जो है प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं इसको हम, परंपरागत स्तर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पूर्व परंपरागत स्तर, यानी प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, आमतौर पर 9 साल तक के बच्चे जो हैं के लिए होता है ये। ठीक है, 4 से 10 वर्ष तक की आयु के लिए बोला गया है। नौ आमतौर पर 9 साल के बच्चों तक के लिए लगा लीजिए। ठीक है, फर्स्ट है स्टेज दंड और आज्ञा पालन। ठीक है,
दंड और आज्ञा पालन यानी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। बच्चे इस आधार पर निर्णय लेते हैं कि उन्हें सजा मिलेगी या नहीं। ठीक है, कोई काम जैसे आपको एक बार अगर बच्चे को मार दिया तो उसको आगे से पता चल जाएगा कि इस काम को करने से सजा मिलेगी, या पापा डांटेंगे या टीचर डांटेगी। कॉपी फाड़ दी मान लो, तो उससे पता चल जाएगा कि इसको पनिशमेंट मिलेगी बच्चे को, और वो बच्चा दंड के कारण ही वो कार्य करेगा। ठीक है, अगर या नहीं करेगा। ठीक है, दंड के कारण कार्य करेगा या नहीं करेगा, या उसे पता चल जाएगा कि ये कार्य सही नहीं है या ये कार्य सही है। कई बार हम उसको चांटा दिखाते हैं कि भाई बहुत पिट्टी पड़ेगी, कहते हैं ना, हम अपने डॉग को भी कह देते हैं पिट्टी पड़ेगी। ठीक है, ये काम किया तो जैसे एक उदाहरण देती हूँ कि मैं चोरी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे डांट पड़ेगी। ठीक है, तो वो चोरी किस डर से नहीं करता कि उसे डांट पड़ेगी। उसका मन है, लेकिन उसको डांट पड़ेगी इस डर से वो नहीं करता, दंड के डर से यानी पनिशमेंट के डर से नहीं करेगा। ठीक है, देन डर के आधारित नैतिकता, मतलब डर के कारण नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा तो। एंड सेकंड है व्यक्तिगत लाभ, यानी कोई जैसे मान लो कि इससे हमें प्राइज मिलेगा, तो हम उस लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए काम करते हैं। ठीक है, कि अगर टीचर ने बोला है कि यदि 10 में से 10 आउट ऑफ 10 आए तो इसको, जिसके भी 10 आउट ऑफ 10 आए उसको गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, तो वो अपने लाभ के लिए करता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए, यानी इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज के लिए। ठीक है, सही वह है जिससे लाभ हो, उसको पता चल जाएगा सही वो होता है जिससे लाभ होगा, फायदा होगा। ठीक है, यानी एक उदाहरण देती हूँ, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, या फिर मैंने आपको जैसे टीचर वाला एग्जाम्पल बताया कि बच्चा वह काम जरूर करेगा जिससे उसको लाभ होगा, यानी 10 आउट ऑफ 10 लाने की पूरी कोशिश करेगा, वो पढ़ाई में पूरी प्रथम आने की कोशिश करेगा यदि उसको कोई लाभ होगा, यानी गिफ्ट मिलेगा। जैसे पापा कह देते हैं अगर तू अच्छे नंबरों से पास हो गया ना तो तेरे को ये वाली साइकिल लेके दूंगा या ये वाली वीडियो गेम लेके दूंगा, तो इस वजह से वो कार्य करते। ठीक है, देन फिर नेक्स्ट है स्तर 2, परंपरागत स्तर यानी कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, ये ज्यादातर हमें देखने को मिलता है किशोरावस्था या अधिकांश वयस्क लेवल पर, यानी 10 से 16 साल के बच्चों को देख बच्चों के अंदर देखने को मिलता है ये सेकंड स्टेज। जैसे अच्छा लड़का या लड़की, गुड इम्पर्सनल रिलेशनशिप, यानी समाज में अच्छा दिखने और दूसरों को खुश रखने के लिए जो नैतिक निर्णय लिए जाते हैं कि नहीं नहीं मैं अच्छा दिखूंगा इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। मतलब जैसे कोई सोशल वर्क भी कर रहा है तो वो अच्छा दिखने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, या झूठ नहीं बोल रहा है तो वो इसीलिए बोल रहा है कि झूठ, ये अच्छा दिखने के लिए, लोगों के समाज में अच्छा दिखने के लिए, ताकि समाज उसको स्वीकार कर सके। ठीक है, कई जैसे लड़के हैं अपने मम्मी पापा की बात बहुत मानते हैं, वो इसीलिए मानते हैं ताकि वो समाज में, हालांकि उनको पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं या कुछ, लेकिन वो अच्छा कि भाई मम्मी पापा का आदर सत्कार कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि उनको शुरू से बताया गया है मम्मी पापा, चाहे मम्मी पापा गलत कर रहे हैं आप गलत को गलत बोलना सीखें, है ना। तो यहाँ पर ये 10 से 16 साल के बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, सही वह है जिससे दूसरों को अच्छा लगे। ठीक है, समाज में जिसको स्वीकृति मिलेगी वही। ठीक है, तो जैसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि लोग मुझसे नाराज होंगे। ठीक है, तो कानून और व्यवस्था, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, यानी नियमों और कानूनों का पालन करना जरूरी है ताकि समाज में शांति बनी रहे। हमें ट्रैफिक नियम, मतलब कि जैसे ट्रैफिक नियमों में नियम मानने चाहिए वरना हादसा हो सकता है। ठीक है, तो ये कानूनों को मानना एंड ऑल इस एज में समझ आ जाती है थोड़ी।
और ये इसमें क्या होता है, इस स्टेज में इसमें थोड़ी समझ आ जाती है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। ठीक है, तो कानून और व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए भी पालन करना जरूरी है, नियम का पालन करना जरूरी है, इसलिए वह ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहते हैं। देन थर्ड स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, थर्ड स्टेज क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल यानी उत्तर परंपरागत स्तर। ये 16 साल के ऊपर जो बच्चे होते हैं उनमें देखा जाता है। तो फर्स्ट स्टेज इसमें है सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नियम बदले जा सकते हैं यदि वे गलत हो। मानव अधिकार और न्याय महत्वपूर्ण, यानी सोशल अनुबंध किसको कहते हैं, जैसे कानून महत्वपूर्ण है लेकिन अगर वे सबके अधिकार नहीं सुरक्षित रखते तो उन्हें बदला जाना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर कोई कानून महिलाओं के खिलाफ है तो उसे बदला जाना चाहिए। तो ये समझ उनको आ जाती है, वो तर्क वितर्क देने लग जाते हैं कि भाई ये तो बड़ा गलत है। उनकी अपनी एक सोच तब तक प्रिपेयर हो जाती है कि अगर कोई महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, ये ये चीज ठीक नहीं है, तो वो बोलने लगते हैं, आवाज उठाने लगते हैं कि नहीं भाई ये तो ठीक नहीं है बिल्कुल भी। अभी तक वो 16 साल से पहले तक समाज के तौर पे चल रहे थे, लेकिन अगर उनकी अपनी राय बनती है तो 16 साल के बाद बनती है कि भाई उनमें समझ आ जाती है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, तो वो अपना तर्क वितर्क भी देने लग जाते हैं कि भाई ये तो सही नहीं हो रहा। ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यानी अपने अंतःकरण यानी अपने अंदर नैतिक मूल्यों के आधार पर निर्णय लेना, चाहे कानून कुछ भी कहे। ठीक है, अब कोई चीज हो कि कानून में नहीं है ये चीज, अब वो सही नहीं मान रहा तो वो कहता है मैं तो नहीं मानूंगा भाई। ठीक है, जैसे गांधी जी ने अन्याय के खिलाफ कानून तोड़ा क्योंकि उन्हें नैतिक रूप से गलत लगा। ठीक है, तो यहां पर वो वाली समझ जो है वो डेवलप हो जाती है एक बच्चे के अंदर। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई वहां पर बच्चा नहीं करेगा, 16 साल के ऊपर अगर उसको अगर कोई चीज नहीं सही लगे तो वो कहेगा कि ये तो मैं नहीं मानता, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है तो इसलिए मैं नहीं करूंगा। अपने अंदर जो है वो निर्णय बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, कि भाई सही है गलत है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं यदि कोई भी आपको चीज लगती है कि ये सही नहीं बोला मैंने या फिर कुछ भी। तो आप, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, विकास जो है वो चरणबद्ध होता है, मतलब लेवल पर मतलब बताया गया है कि इतने से इतने साल के बच्चे में ये परिवर्तन आता है, इतने से इतने साल में ये करने लग जाता है। तो ये एकदम चरणबद्ध है, स्टेजेस के साथ में है, आप आगे पीछे नहीं लिख सकते। मैंने पॉइंट्स को बहुत छोटा छोटा करके लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। और बीएड का अगर पेपर दे रहे हैं तो इसी पॉइंट को बड़ा करके आप एग्जाम्पल्स के साथ दे सकते हैं, कोई कहानी बता सकते हैं अगर आपने अपने आसपास कहीं देखी है तो, या फिर कोई भी बच्चे की कहानी बनाकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, सभी लोग अंतिम स्तर तक नहीं पहुंचते। ठीक है, कई जो लोग हैं वो अंतिम स्तर जो ये उत्तर परंपरागत स्तर है वहां तक नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो बहुत टाइम तक अपने मम्मी पापा जैसे वो कहते हैं वो वैसे ही चलना स्टार्ट करते हैं और वैसे ही चलते रहते हैं। ठीक है, उनकी अपनी सोच जो है वो डेवलप होती ही नहीं है। कई बार हम देखते हैं शादी के बाद भी नहीं होती है सोच डेवलप, वो जैसा मम्मी पापा कहते हैं वैसे ही करते रहते हैं, हालांकि उनको पता है कि नहीं ऐसे होना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए, बट स्टिल वो वैसा ही करते हैं जैसे उनके मम्मी पापा कहते रहते। तो ये कह नहीं सकते कि 16 साल के ऊपर
के जो बच्चे हैं वो अपनी सोच रखते हैं या अपने सोच जो है वो डेवलप हो जाती है उनकी, कई बार नहीं भी होता, वो नहीं मानना चाहते। ठीक है, तो गलत नहीं है कुछ, लेकिन जहां पर आपको लगता है कि गलत है तो वहां पर बोलना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद है नैतिक तर्क रीजन पर केंद्रित है, रीजनिंग पर केंद्रित है। वो नैतिक जो विकास है वो रीजनिंग पर ही केंद्रित है, रीजनिंग पे ही केंद्रित है, उसका कोई ना कोई रीजन है। ठीक है, निष्कर्ष ये कोलबर्ग का सिद्धांत जो है नैतिकता को समझने का एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मतलब उसका अपना एक दृष्टिकोण है, सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये उसका दृष्टिकोण है। यह बताता है कि कैसे सोच उम्र और अनुभव के साथ बदलती। ठीक है, आपने देखा स्टेज पे उसने लिखा है 4 साल के बच्चे तक इतना होता है, देन फिर 10 से 16 साल तक इतना होता है, देन 16 साल के ऊपर ऐसे। हो सकता है कि आपने देखा हो कि 4 साल का बच्चा तो ऐसे करता है, ऐसे नहीं करता। आजकल तो देखा है कि दंड से भी नहीं डरते। यहाँ पर बताया गया है 4 साल से 10 साल का व्यक्ति जो है, यहाँ बच्चा जो है वो दंड और आज्ञा पालन करता है, लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं 4 से 10 साल के बीच के, वो तो दंड से डरते ही नहीं है। आप स्कूल में देख लीजिए, दंड से हम बोलते हैं कि लाइक पीटीएम पे हम आपके मम्मी पापा को शिकायत करेंगे, लेकिन वो डरते नहीं, कहते बता देना, मैंने भी ये चीज सब चीजें बता रखी है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके हिसाब से नहीं भी सही हो, जैसे मेरे हिसाब से ये 4 साल से 10 साल का बच्चा तो आजकल डरता ही नहीं है। कोई भी प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, अगर आप बोलते हैं कि आज कल अपनी मम्मी को बुला के, बेधड़क बुला के लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनके मम्मी पापा से शय मिली हुई है ना। तो मेरा मानना तो ये है, तो कोलबर्ग का अपना मानना था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। यूं ही वीडियोस जो हैं आती रहेंगी एंड आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।